बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपको चाय मिल गई होगी और आप तैयार होंगे बसंत के लिए, क्योंकि बसंत की तैयारियां हर जगह बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं जी। आप कहीं भी चले जाएं, हर कोई बसंत के बारे में बात कर रहे हैं। और लाहौर की जब हम बात करें तो लाहौर में जो इस वक्त फेस्टिविटी का आलम है, मतलब आप लिबर्टी से लेकर डिफेंस चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अंदरून में तो फेस्टिविटी का जो कि मयार या लेवल ही और है। लेकिन जो शहर को भी सजाया गया है जिस तरीके से बसंत को लेके, आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। अल्लाह करे ये जो इवेंट है जिसकी कोशिश की जा रही है और बड़ी कामयाबी से अभी तक कोशिश की जा रही है कि इसको सेफ इंसान तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। हम सब लाहौरी हों, अब तो वैसे सिर्फ लाहौरियों का ये फेस्टिवल नहीं है, आई बिलीव मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं जो बाहर से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने। सो आई बिलीव इंशाल्लाह बड़ा अच्छा होने वाला है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और हूँ मैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात करनी है, कल भी हमने क्रिकेट को लेकर बातों की थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया था ऑस्ट्रेलिया को और बड़े रैकेट्स भी बनाए थे। लेकिन अब जो ICC T20 वर्ल्ड कप है में शिरकत के लिए जो पाकिस्तानी टीम है वो श्रीलंका पहुँच चुकी है। तब भारत के ख़िलाफ़ हमने 15 फरवरी को एक मैच खेलना था, लेकिन वो जो ना खेलने का हुकूमती फैसला है, इसने टूर्नामेंट को एक बड़े समहाउ तनाज़े में बदला है। हमारे एंड से नहीं, इंडियन बोर्ड की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से या ICC की तरफ से ये फैसला जी बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के तौर पे किया गया है, जिससे सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर टूर्नामेंट से बाहर करके उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बाद जो भारतीय मीडिया है उसकी बहुत सारे जो कह लें ना आवाज़ें और चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुमकिना पाबंदियाँ हों, माली जुर्माने हों, कानूनी कार्रवाइयाँ हों, इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि ICC के वर्चुअल बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की शिरकत से मुतल्लिक़ मामलात भी ज़ेर गौर आने की इत्तलात हैं। चूँकि हम सब जानते हैं कि पाक भारत मैच को टूर्नामेंट की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है और इस बाइकॉट से जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, इससे ब्रॉडकास्टर्स हों, ICC हो, PCB हो, इसको एक बड़े माली और कानूनी चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्पोर्ट्स मामला जो है स्पोर्ट्स गवर्नेंस के दायरे में हल होगा या आलमी क्रिकेट जो ICC जो ऑलरेडी बड़ी जानबदारी का मुजाहरा करता है इंडिया की तरफ, उसके लिए ये चैलेंजिंग होगा। और अब जो फ्लेक्सिबिलिटी या बैकफुट पे हमें ICC नज़र आ रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग और हिप्रोक्रेसी वाली एक चीज़ है। अच्छा जी, शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शमशेर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। पहले तो आपकी और मेरी बात नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के 3 जो T20 मैचेस सीरीज़ है, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है, पहले तो ज़रा उस पर अपना तज्जिया दें हमें। जी थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखें, पाकिस्तान जो मैच चाहता था पर्सनली तौर पे पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है। क्लीन स्वीप किया, वाइट वॉश किया सीरीज़, और 8 से 9 साल लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज़ जीती थी, और ये 2018 की बात है, आई थिंक लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता था, और अब 2026 में आगे जीता है। और ये बड़ा ज़रूरी था वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज़ जीते एटलीस्ट। मैं तो ये क्वेश्चन में था कि सीरीज़ जीते, लेकिन पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया को ईजी नहीं ले सकते। उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही थी, वो अपनी कंडीशन से हट के डिफरेंट कंडीशन में खेल रहे थे। ये एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसको आप 1 मिनट का मौका देंगे, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि इनको 1 सेकंड का भी मौका देंगे, ये मौका पकड़ के आपके लिए कोई मौके नहीं छोड़ेंगे उसके बाद। तो बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का मुराल है हुआ है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खुशी खुशी गया है, और इससे बेहतर लड़के आपके पास पाकिस्तान में नहीं है जो ये वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। शादाब खान ने कम बैक मारा है, बैटिंग उसने अच्छी कर ली है, बॉलिंग वो अच्छी कर रहा है। आपके स्पिनर इस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल जो आप लोगों का जो सेट है वो स्पिनर्स का है, जो कि वर्ल्ड कप में आपको ये काम आते नजर आएंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है आपके शो पे आज कि जो हमारे स्पिनर्स हैं ये आपको वर्ल्ड कप में शाइन करते नजर आएंगे, अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे, डिस्टर्बिंग रहेंगे हर टाइम हर टीम के लिए। तो स्पिनर देख ले, मोहम्मद नवाज है आपके पास, शादाब है आपके पास, अबरार आपके नंबर 1 आपकी कैटेगरी में आता है। तो आपके स्पिनर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर्स पूरे हैं, टीम पूरी है। और ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने सीरीज होम क्राउड के सामने हराई है, ये बहुत ज़रूरी था। ये कोई इतनी वो नहीं है कि जी मैं खुश हूँ, मैं
ये था कि ये वर्ल्ड कप से पहले बड़ा जरूरी था लड़कों के मोराल हाई अप करने के लिए। तो पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान का मोराल हाई है। और लेट्स सी कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का अगर मैच होता है कोई भी, तो उसमें पाकिस्तान क्या करता है, वो बड़ा चैलेंजिंग होगा। हाँ, वो चैलेंजिंग हो गया। आई बिलीव होम ग्राउंड पे हमें एडवांटेज भी था समहाउ शमशेर, लेकिन अब श्रीलंका चली गई है पाकिस्तानी टीम। 5 दिन आई गेस या 4 दिन रह गए हैं पहले मैच में। तो उसके पहले पाकिस्तानी टीम का एक मोमेंटम भी बिल्ड होना है। लेकिन इस वक्त आप समझते हैं कि हमारी टीम पूरी फॉर्म में है? आगे मैचेस, पहला मैच जो भी खेलने वाली है उसके लिए तैयारी हमारी मुकम्मल है? देखें, पाकिस्तान ने कल आयरलैंड के साथ अपना वार्म मैच खेलना है। और पाकिस्तान की टीम बड़े अरसे के बाद, अगर आप विजुअल्स देखें एयरपोर्ट पे जाते हुए आते हुए, तो लड़के बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं आपको, बड़े ना रिलैक्स नजर आ रहे हैं। ये रिलैक्सेशन इनको मिली अपनी होम सीरीज जीतने के बाद, और ये बड़ा जरूरी था, बाबर आजम के लिए बड़ा जरूरी था। देखिए, आप जो मर्जी कह लें, अब आप वर्ल्ड स्टेज पे आ गए हैं, अब आपकी टीम ट्रेवल कर चुकी है, आप वर्ल्ड स्टेज पे आ गए। आप बाबर आजम को ना आप तनकीद का निशाना न बनाएं, उसको बकअप करें, क्योंकि इन्हीं बैट्समैन ने आपको स्कोर करके देना है। आपके बॉलर्स बिल्कुल ठीक हैं, पिछले 3 से 4, ढाई 3 सालों में आपके बॉलर्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपकी बैटिंग लाइनअप जो है ना वो डिस्टर्ब रही है। तो आपके बैट्समैन को हमें चाहिए, हम बैक करें आपका। अब आप भूल जाएं पीछे के बाबर ने क्या किया क्या नहीं किया, अब बाबर क्या करेगा, अब आपका फखर क्या करेगा, अब आपका सलमान लियागा क्या करेगा, ये बड़ा डिपेंड करता है वो वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान श्रीलंका पहुंच चुकी हुई है, और पाकिस्तान जो है वो अपना वार्म मैच खेलेगी, और वार्म मैच में देखेगी कंडीशंस क्या हैं कैसी हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से टीम सेट है, टीम रेडी है, फिजिकली फिट भी है टीम। आपकी टीम मेंटली भी रेडी है, मेंटली रेडी होना बड़ा ज़रूरी है टीम का। और मतलब कि आप बिल्कुल मतलब कि वॉश कर दें उन मेमोरीज को कि भाई टीम ऐसी थी, ऐसा होगा जैसा होगा, बाबर ऐसा, शदाब ऐसा। अब वॉश कर दें, अब आप यहाँ से जीरो से दोबारा स्टार्ट हुए, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड स्टेज। और एक मरतबा फिर इस बड़े ऐसे लड़के हैं इस टीम के अंदर, उनको दोबारा मौका मिला है कि वो वर्ल्ड स्टेज पे जाके वर्ल्ड कप परफॉर्म करें, टीम को अपनी 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 नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें। तो अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत। लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान ने जो की है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती है, इसका इतना असर पड़ेगा वर्ल्ड कप पे, ये आप लोगों को इनकी परफॉर्मेंस से नजर आएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा शमशेर, अब एक और बात जो कि बड़ी हॉट टॉपिक है, वो कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा। और ये हमने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती के तौर के ऊपर भी किया है, और साथ साथ जो पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है। मैं चाहूँगी इस पर भी आप कॉमेंट दें, और आगे ये आपको मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ICC की जो स्टेटमेंट्स हैं या बात है वो बैकफुट पे जाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, और इंडियन मीडिया की भी बड़ी चीखें निकल रही हैं। देखें, आईसीसी ने जो फैसला बांग्लादेश के अगेंस्ट दिया है, वो फैसला तो इस तरह का पाकिस्तान का अगेंस्ट नहीं दे सकती। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इट्स द मदर ऑफ ऑल मैचेस। इसमें इतने इंटरेस्ट है लोगों के, ब्रॉडकास्टर्स के, स्पॉन्सर्स के। आपकी मेन आमदनी जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से आती है। अब देखें, वर्ल्ड क्रिकेट में जिस तरह टीम्स आगे जा रही हैं और नई नई टीम्स इंक्लूड हो रही हैं बड़े बड़े आईसीसी के इवेंट्स में, या आगे भी जितने भी सीरीज खेल रही हैं, उनमें पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। इंडिया ने 2008-9 से ही पाकिस्तान को दबाना स्टार्ट कर दिया था, कोई ये आज की नई बात नहीं है। उनका जो टूर्नामेंट आता है, जो उनका कोई इवेंट आता है, वो उसमें वो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेल सकते, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज नहीं हो सकती। ये क्या वजह है? ये या तो इंडिया डरपोक है, डरपोक तो वो है, लेकिन आपको दबाने की भरपूर कोशिश है कि भाई अगर आपने उनकी हमायत में अगर आपने एक एतराज किया कि जी आप बांग्लादेश को, अगर आप उनका वेन्यू चेंज करें, आईसीसी को आपने पुश किया, तो बिल्कुल ठीक किया आपने, आपने टीम को बैक किया। सियासत कौन लेके आया क्रिकेट के अंदर? सियासत भारत लेके आई क्रिकेट के अंदर। एशिया कप में ट्रॉफी नहीं लेनी, मतलब ये ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे थे टीवी पे, और आजकल देखने को मिलते हैं कि यार ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ना हो। देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी का भी नुकसान हो, जो दुनिया जिन्होंने क्रिकेट देखनी है, हम पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस, इनका क्या कसूर है? आप क्रिकेट में सियासत में ला के अपने इंटरेस्ट आप सीधे कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं, जिन्होंने आप लोगों को देखना है, उनमें उनका क्या कसूर है? ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप या तो आप डरपोक हैं, या तो आप डरते हैं पाकिस्तान से। हम लोग तो धड़ल्ले से आते हैं, हम कहते हैं हारे जीते आए तो सही मैदान में। तो पाकिस्तान का अच्छा एतराज है कि भाई हमने 15 को जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच स्केड्यूल नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ट्रेवल कर रही है, वर्ल्ड कप खेलेगी। यू नेवर नो, यू नेवर नो, ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है आईसीसी की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, बट देन अगेन ये रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आईसीसी का बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान का तो नुकसान है ही है, लेकिन आईसीसी का बहुत बड़ा नुकसान है कि उनको रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ती है, उनको मैच
इधर से उधर करने पड़ते हैं, वेन्यूज आगे पीछे। अब देखें जिस दिन 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ, ये क्या करेंगे, ये दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स ग्रांट कर देंगे। तो ये वो वर्ल्ड कप का जो क्रेज है ना, जो एक ऑडियंस है, वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। कोई ये बड़ी आम सी बात होगी बार बार कहना कि भाई इंडिया सियासत को लेके आ रहा है, इंडिया सियासत को लेके आ रहा है। बिल्कुल लेके आ रहा है। अब इसका क्या करें, इसका कि यही है कि आप इस तरह एतराज कर सकते हैं, आपको रिवर्सल एक रिएक्शन देना चाहिए, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ अपना मोहसिन नकवी साहब का, जो इतना बड़ा स्टैंड लेते हैं पाकिस्तान टीम के आई लिए, एग्री। जो कि बिल्कुल ठीक बात है। आपको गलत के साथ गलत के सामने आंखें दिखानी चाहिए, ये मेरा रूल है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। आई बिलीव कि हम इसके बारे में अब इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने कितने मौके इस तरह से पाकिस्तान को मतलब उसमें बैकलैश भी आया है इंडिया के ऊपर, कि जिस तरह से वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते रहे हैं, उनके हाथ ना मिलाने से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना, पाकिस्तान ना आना। तो किसी ना किसी को तो ये स्टैंड लेना था। एंड आई बिलीव पाकिस्तान में इतना करेज था और हमारे में इतनी हिम्मत थी कि हमने ये स्टांस लिया, जिस पे आई बिलीव कि कल मैं इंडियन मीडिया भी देख रही थी, बहुत सारे वहाँ के सीनियर जो एंकर्स थे वो भी ये बात कर रहे थे कि जी बड़ी पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, इंडिया ने पहले क्यों नहीं लिया। तो अब पाकिस्तान ने ले लिया है तो चीखें तो निकली हैं। देखें बिल्कुल पाकिस्तान को अब यही बात है ना, आप किसी इंसान को बार बार तंग करें, वो एकदम से रिएक्शन दे देगा आपको। फिर आप उस दिन आप कहेंगे ये इंसान मेरी इज्जत नहीं करता। ये वही हिसाब किताब हुआ है। आपने पाकिस्तान को इतना दबाया, हर मामले में आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। आपने इवन के आप जरा ये 2008-9 से ऑनवर्ड 2026 तक के जो टेन्योर है, इसमें देखें ना, आपके बॉलर्स को बैन किया गया है, आपके बॉलर्स के एक्शंस पे एतराज किया गया है, आपकी टीम को बैकफुट पे लाया गया है, आपको वर्ल्ड क्रिकेट में फ्लरिश करने का मौका नहीं दिया गया। भाई अगर पाकिस्तान एकदम से सोचता था, आपको पता है जब ये पीएसएल आ रहा था तो इतना एतराज था इंडिया का कि भाई पाकिस्तान में लीग क्रिकेट क्यों स्टार्ट हो रही। उनको पता है जब से लीग क्रिकेट स्टार्ट होगी पाकिस्तान में टैलेंट निकलेगा, लोग देखेंगे, क्रिकेट फैलेगी, हर चीज होगी। इन्होंने उधर ही बड़ा एतराज किया था कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। खैर वो अपना इंटरनल मामला था, हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया और आज तक वो हमारा इंटरनल मामला ही हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो एक ठीक है चीज बच गई, लेकिन आपको इंटरनेशनली बहुत दबाया गया। तो अगर आपने क्रिकेट में सियासत लेके आनी है तो फिर आप एक ये ऐसा है कि भाई आपने छोटे शॉपर में 6 किलो का तरबूज रखेंगे, वो शॉपर फट जाएगा एक दिन। तो ये वही होगा, इंडिया एक दिन अपने ही बनाए हुए सिस्टम के तहत अपने ही जाल में फंस जाएगा। तो ये आप वेट एंड वॉच वाला सिलसिला है, आप जरा देखते जाएं, आगे आगे देखें कहीं आपने एग्जांपल जो दिए, एग्जांपल बड़ी सेट बैठी है, लेकिन आपको एग्जांपल आई कैसे है मैं ये जानना। बिल्कुल ये अब देखें, ये बात वही है ना कि आप बार बार किसी को आप पिंच करते रहेंगे, पिंच करते रहेंगे, या तो वो बंदा आपको आगे से मार देगा या सिस्टम आपको गिरा देगा। तो एक ना एक दिन ये सिस्टम इनका गिर जाएगा। कब तक आईसीसी के चेयरमैन इंडियंस रहेंगे, कब तक जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ कर लेगी। और भी लोगों का इंटरेस्ट है, और भी क्रिकेट बोर्ड अटैच हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड अटैच हैं, उनके बड़े बड़े लोग अटैच हैं। तो आप उनको क्या क्या किस तरह संभालेंगे। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होना जो है ना, हमारे लिए जज्बाती तौर पे बड़ा डिस्टर्बिंग है। हम तो चाहते हैं हम तो चाहते हैं, उनके इंडियन कुछ कमेंटेटर्स वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की औकात नहीं है इंडिया के अगेंस्ट खेलना। मैं तो कहता हूं कि आप हमें बताएं ग्राउंड में आके कि हमारी औकात क्या है। आप एक दफा ग्राउंड में आए तो सही ना, बात ये कि आप खेलें। द थिंग इज आप मैच खेलें, आप क्रिकेट को खेलें। औकात क्या है, औकात नहीं है, छोटे हैं बड़े हैं वो बात की बात है, हार जीत देखी जाएगी। लेट्स प्ले क्रिकेट, मेरा ये मौका है। सिर्फ आप बीच में सियासत को लाके डरपोक अंदाज में आके आप मतलब कि आप ऐसे ऐसे हरकतें करें कि हम जैसे वो बड़े डरपोक हैं, डरते हैं पाकिस्तान। तो ये हमारी अच्छी बात है, कोई हमारा कोई बुरा इसमें प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल ठीक है। और अभी जो ब्रॉडकास्टर्स और जो आईसीसी कह रहे हैं कि नज़रसानी कर लें अपने फैसले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कि ठीक है आपकी पॉलिसी, क्योंकि इंडिया ने जब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया था शमशेर, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारी हुकूमत ने हमें मना किया है। तो इस बार जब पाकिस्तान ने स्टांस लिया और पाकिस्तानी टीम नहीं खेलेगी, तो इट मीन्स कि हमारी हुकूमत ने ये डिसाइड किया एंड वी ओन इट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अब ये क्या करेंगे, जो रेवेन्यू जो लीगल इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर पैसे आते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, वी ऑल नो कि कितनी बड़े सट्टे लगते हैं इन मैचेस के ऊपर इंडिया के अंदर। तो ये क्या करेंगे फिर अब। देखें खुद पंगा लिया इन्होंने, तो इसका जो नुकसान है ये खुद ही जो है, ये इसको इन्होंने बैकअप पे कुछ सोचा होगा या इनका दिमाग बन चुका होगा भाई हमने कोरोना का नुकसान उठाना है। बिल्कुल ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स ये अब इस टाइम सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई क्या करना है।
ये पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ, हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो नहीं है। देखिए ना क्यों, अब ये यही एक सवाल पैदा होता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सेम बात है कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया लेवल पे क्रिकेट में तरक्की करे। सिंपल इज दैट। वो नहीं चाहता आप क्रिकेट खेलें, वो नहीं चाहता कि आपके प्लेयरों को एक्सपोजर मिले। आपका प्लेयर को बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चला जाए, उनको इतराज हो जाता है। आपका अपना प्लेयर पीएसएल खेलने पे आ जाए, उनको इतराज हो जाता है। आईपीएल में वैसे ही नामो निशान नहीं है पाकिस्तानियों का। तो नुकसान तो बहुत बड़ा है, ये आईसीसी को भी पता है और ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी भी डाउट में हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेजेस पे, आईसीसी के ऑफिशियल पेजेस पे ये अनाउंस हो चुका है कि पाकिस्तान 15 तारीख को स्केड्यूल्ड मैच अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलेगा। बट देन अगेन यहाँ पे बड़े चांसेस है रिवर्सल के, कि ये कोरोना के नुकसान से बचने के लिए लोग इतराज करते हैं, लोग आप पे पॉइंट आउट करते हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए मे बी ये ऑन टूर अभी ये फैसला रिवर्सल मतलब कि रिवर्स हो जाए। आज 3 तारीख है, 15 तारीख को मैच है, अभी भी 8-10 दिन पड़े हुए हैं इस बात को। तो अगर ये एक झटके में अगर ये फैसला कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो ये एक झटके में ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो बड़े मुझे मुझे चांसेस लगते हैं। बट देन अगेन अगर ये पक्का फैसला है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग इन क्रिकेट। मतलब कि ऑन गोइंग वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है और अब 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया के मैच खेल ही नहीं रही। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। हम तो कहते हैं कि मास्टरजा के मैदान में मुकाबला करें, और हमेशा ही कहते हैं, कोई ऐसी कोई हम आजकल के बच्चे नहीं कह रहे, ये हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी मैदान में उतर के इनको जवाब देते रहे, और रिकॉर्ड्स भी हमारे बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ अरसे में हम इंडिया से हारे हैं, रिकॉर्ड्स इतने डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन अब इंडिया नहीं आपके साथ वो आता, ये उनका या वो डरपोक हैं या वो सियासत में है। अब ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी बाय द टाइम। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शमशेर न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बसंत के लिए मैं एक्साइटेड जितनी हूँ, आई बिलीव कि पूरा लाहौर उतना ही एक्साइटेड है। और फेस्टिविटी का जो आलम आप देख रहे हैं, बसेस हों, जो लिबर्टी में इन्होंने डेकोर किया हुआ है, या ओवरऑल शहर भर को जिस तरह से सजाया हुआ है। अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं शहर लाहौर में। एक बार फिर हम कलर्स देखेंगे, रौनकें देखेंगे और जोश खरोश भी देखेंगे। शहर की फ़िज़ाओं में जी पतंगे आपको नज़र आएंगी, और ये जो सजे बाज़ार हैं, गहमा गहमी है, ये आपको 3 दिन मिलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। इनफैक्ट अब तो काफ़ी लॉन्ग वीकेंड भी अनाउंस कर दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अंदरून शहर में जहाँ पर हम छतों की उस दिन बात कर रहे थे कि जी बड़ी जो एक मौशी एक्टिविटी इस मुल्क के अंदर होती थी इनफैक्ट, और अब दोबारा से जब ये फेस्टिवल रिवाइव हुआ है तो जो अंदरून के अंदर छतें हैं उनके किराए लाखों में पहुँच चुके हैं, और लाखों से भी ज़्यादा ही अब मामला चल पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, फिर बड़ा चैलेंज है। फिर साथ साथ जी जो पतंगे और डोरे लोग खरीद रहे हैं उसकी कीमतों में बड़ा गैर मामूली इजाफा हुआ है। अक्सर लोग तो परेशान हो गए हैं कीमतें सुन के। इनफैक्ट मैं भी हुई थी जब मैंने कल सुनी, और आज अभी जो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अदनान मलिक साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने तो मुझे और परेशान किया, क्योंकि मैं तो 3-4 हज़ार कम रेट सोच के बैठी हुई थी, आपने और बता दिया। ये जो फेस्टिविटी है, मैं चाहूँगी गुफ्तगू का आगाज़ आप इसी हवाले से कीजिएगा। अच्छी बात है, सारी इक़दाम हो रहे हैं, बट इसका ये एस्पेक्ट भी है कि अब महंगाई भी साथ साथ हो गई है। अब देखें, ये महंगाई जो है ना, ये इसी तरह ये जिस तरह ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों का सिलसिला होता है। पहले दिन रेट कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है, तीसरे दिन कुछ और होता है, लास्ट डे। बिल्कुल। तो इसी तरह बसंत जो आ रही है, इस पे बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। एक लाहौरिये तो वैसे ही जिंदा दिल मशहूर हैं, और ये तफरी तबाह का कोई मौका जाने नहीं देते। लाहौरियों के बारे में एक रवायत है कि 7 दिन ते 8 मेले, घर जावा मैं केड़े वेले। तो ये इस तरह का जो है ना माहौल, इस तरह गवर्नमेंट ने जब इजाज़त दे दी। हमारे दौर में आज से 25 साल पहले, जब 20 साल पहले हम मनाया करते थे बसंत, तो उस वक्त सिर्फ 1 दिन की बसंत होती थी, नाइट बसंत होती थी, और सुबह संडे वाला दिन जो है वो होता था बसंत के लिए। और उसके लिए 12 फरवरी का एक दिन मुकर्रर था। 12 फरवरी का दिन इसलिए था कि वो बसंत के बारे में कहा जाता है, एक रवायत है, आई बसंत पाला उड़ंत, क्या मतलब जब वो सर्दी चली जाती है तो ये खुशगवार एक लम्हे होते हैं, बड़ा प्लेजर होता है, मौसम बड़ा साफ़ सुथरा होता है, दरख्त भी धुले होते हैं बारिशों के बाद,
तो बड़ा अच्छा एक लगता है, एक एटमॉस्फेयर है। ये जो त्यौहार है ये बेसिकली ये हमारा नहीं है, ये हिंदुओं का त्यौहार है। राजा रंजीत सिंह ने अपनी अहलिया, अपनी बीवी मवारन उसका नाम था, ये उसके कहने पे शुरू किया था। और ये था, इसको बसंती चोले पहना करते थे, येलो कपड़े, फूल, सरसों खिली होती थी, तो ये खुशी का त्यौहार मनाया जाता था। और ये खुशी का त्यौहार जो है अब वो शिफ्ट होते होते पूरा बरसगीर जो एक वक्त में था, अब इंडिया और पाकिस्तान में ये बसंत मनाई जाती है। कुछ और कहा जाता है इंडिया में इस त्यौहार को, बसंत नहीं कहते वो क्या कहते हैं? उसमें कोई गंदम की फसल की कटाई के बाद भी वो कोई करते हैं? नहीं, वो तो बैसाखी का होता है ना, वो और चीज़ है। ठीक है, ये और चीज़ है। ठीक है। इसमें जो है ये बरसगीर में मनाई जाती थी, और जब वो क़याम पाकिस्तान हुआ तो उसके बाद ये शिफ्ट हो गई। लेकिन पहले बहुत महफूज बसंत हुआ करती थी। तकरीबन 90s के एंड पे इसमें केमिकल डोर, धाती डोर, तंदी और गुड्डों का साइज़, पतंगों का साइज़ बढ़ गया था, बड़ा हो गया था। उस बड़े साइज़ को कंट्रोल करने के लिए मोटा धागा इस्तेमाल किया जाता था। उस वक़्त जो है वो 2 रीच, 5 रीच, फ्लांश, इस तरह के नाम पड़े हुए थे। एक पीस जो होता था वो 500 मीटर का होता था। ठीक है। 500 मीटर वाले को एक पीस भी कहते हैं, या मतलब 2 पीस वाला जो आता है वो ज़रा एक पेच में ये सारा फिशिंग हो जाता है। बिल्कुल सही। चूँकि बसंत पे इतनी हज़ारों की तादाद में गुड़ियाँ उड़ रही होती हैं, अगर आपने पेच कट भी कर भी दिया है, बोकाटा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद फिर आपकी गुड्डी ने वापस नहीं आना, आप वापस उसे उतार नहीं सकेंगे। वो आगे ही आगे बढ़ती जाएगी, उस पर और डोरें डलती जाएंगी और पेचे लगते जाएंगे। तो एंड जो है वो यही है कि आपके हाथ से डोर टूटी और बस वो डोर गई। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम किए। मैं समझता हूँ कि अहले लाहौर को एक खुशगवार तफरीह का मौका देने के लिए, एक तो तकरीबन 3.5 दिन है, बिल्कुल ऐसा ही है। रात 5 और 6 फरवरी की रात को 12 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद संडे रात 12 बजे तक होगी। तो लोगों को तफरी तबाह का एक बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जहाँ ये मौका मिलेगा वह महंगाई वाली बात जो आपने शुरू की थी, हमारे जब हम बनाया करते थे आज से 20 साल पहले, तो 40-50 रुपए का बड़ा अच्छा गुड्डा, 1.5 तवा, 4 गिट्ठी पतंग और ये आ जाया करते थे। लेकिन आज एक तवा गुड्डे की कीमत जो है वो 400 से 450 है, और 1.5 तावे गुड्डे की कीमत जो है वो अपना आप समझे कि 600 से 650 के दरमियान है। और इसी तरह ये कोई किसी के पिन्ने का रेट जो है वो अगर एक पीस का पिन्ना है, जिसे गोट कहते हैं, 1 गोट का पिन्ना जो है वो तकरीबन 15,000 रुपये के करीब है। और ये जो है 2 गोट का पिन्ना, और उस पर कन्फर्म नहीं है कि 2 गोट ही लिपटी होगी, वो सेवा भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। वो जो है वो अपना तकरीबन 20 से प्लस कम शुरू हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जैसे वो आपने कुर्बानी के जानवर की एग्जांपल दी है, जो करीब आता जाता है ना त्यौहार, उस वक्त कीमतें बढ़ती जाती हैं। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एक अच्छी की है कि पतंग पे जो पतंग होती है उसके लिए मोटी डोर इस्तेमाल होती है, वो उस पर पाबंदी लगाई है। पतंग पे पाबंदी है। तावा, 1 तावा, 2 तावे गुड्डे। लेकिन पतंगे अहले लाहौर जो हैं जिन्होंने पुरानी संभाली हुई हैं, वो कभी ये मौका बिल्कुल है जिनका प्रोफेशन ही यही था। अब उन्हें 20 साल हो गए, प्रोफेशन चेंज करना पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी के काम में चला गया। ये पतंग साजी एक बहुत बड़ा फन था और हज़ारों लोग इससे वाबस्ता थे। अब सूरत हाल ये है कि अब वो लोग बेचारे जो हैं वो कई तो अपने प्रोफेशन चेंज कर चुके हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी कि आप ना बना सकते हैं ना आप उड़ा सकते हैं। तो इस वजह से अब जो गवर्नमेंट ने जो SOPs दिए हैं, तकरीबन 12 नुकाती उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, जिसमें उन्होंने एक तो मना किया है कि आप तंदी वाली डोर, धाती डोर, मोटी डोर वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, केमिकल वाली डोर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बसंत का बेड़ा गर्क की केमिकल डोर ने किया है, तंदी ने किया है। जो मोटरसाइकिल की क्लच होता है उसकी एक वायर होती है छोटी, वो वायर आगे लगा देते हैं। वो जिस ग्रिड स्टेशन पे जिस तार पे पड़ती थी वो ग्रिड स्टेशन जो है वो हवा हो जाता था, वो इतना लाखों का नुकसान होता था। अब उस सारी तारों को जो है वो प्लास्टिक से कवर भी नहीं कर सकते थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, और एक पाबंदी उन्होंने ये लगाई है कि कैंटोनमेंट के एरिया में और एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में जितनी रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ पतंगबाजी नहीं होगी। हमारे मैं कैंटोनमेंट में ही रहती हूँ, तो आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि जी पाबंदी लग गई है, वहाँ पाबंदी है कि वो नहीं। लेकिन अब हवा का रुख हमेशा मगरिब से मशरक की तरफ होता है। अच्छा, ओके। तो कैंटोनमेंट हमारा मशरक की तरफ है,
तो अब जितने भी गुड़ियां होंगी शहर से वो सारी जाएंगी तो कैंट वो में सिर्फ लूट सकते हैं, लूट उड़ा सकते नहीं हैं, उड़ा नहीं सकते। ठीक हो और गया। ये गुड्डी लूटना भी जो है वो एक बड़ा एक फन आर्ट है लोगों ने proper। बड़े बड़े बांस लेके तो उस पे वो आगे वो कांटे से लगाए होते हैं, हाँ। कीकर के दरख्त के या मुख्तलिफ स्पेशली कोई लोहे के भी लगा लेते हैं, वो उसको चमोड़ना कहते हैं। पहले तो एंटीनास होते थे, मुझे याद है उस पे आके गिर जाती थी तो लॉटरी लगती थी लोगों बिल्कुल की ऐसे कि ही। वो आ गई है, लूट अब लिए नहीं पतंग। है, अब नहीं अब जो है वो कई छतें जो है वो मिलना मुहाल हो गई हैं, जिस वजह से छतों का रेट बढ़ गया। रेट बताएं ना जरा हमें, जो अंदरून में छतें मेरा मिल ख्याल है रही हैं। 5 मरले का एक दिन का रेट जो है छत का, 5 मरले 5 मरले की हाँ, छत, ठीक है। और उस पे तकरीबन 5 लाख है उसका रेट जो है एक दिन का। और गवर्नमेंट ने एक और पाबंदी लगाई है कि एक तो आप वहाँ शोर शराबा नारेबाजी नहीं कर सकते, स्पीकर अलाउ नहीं है, लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है। अच्छा, और 132 गाने हैं हमारे वो तो अच्छा, जिन पे बैन सॉरी मलिक साहब, उसमें वो उस्मा साहिबा कह रही थी कि वो तो जो आर्ट्स काउंसिल है उसने पाबंदी लगाई है, गानों पे पसंद पे पाबंदी नहीं है। आज से पहले ये पाबंदी थी, आर्ट्स काउंसिल में तो ये गाने चलते थे, इवन ये बने ही आर्ट्स काउंसिल के लिए हैं गाने, जी, स्टेज शो जो हमारे जी, होते जी, हैं उन पे। अब वो गुजरों के फलां के जो है नकदा कोका टाइप ये सारे जो है इन पे पाबंदी है कि आप, और इस दफ़ा कोई तस्वीर आप नहीं लगा सकते, किसी के परचम वाली कोई सियासी पतंगबाजी नहीं कर सकते, ना किसी शख्सियत की आप वो ये लगा आपको सकते ढके हैं। छुपे अल्फाज में हमने बता दिया कि ऐसा आप किया जो आप जिम्मेदार जी खुद बिल्कुल होंगे। बिल्कुल जिम्मेदार खुद होंगे। बिल्कुल। और इस दफ़ा पुलिस को भी जो है वो वेल इक्विप्ड किया गया है, ड्रोन्स उन्हें दे दिए गए अच्छा। हैं ताकि वो ड्रोन्स के साथ चेक करें कि किसी ने कुछ चरखी तो नहीं उड़ाई। चरखी में जो है वो बहुत तेज़ी से जो करते हैं, पिन्ने का जो होता है ना फिर भी एक थोड़ा सा स्लो होता है, हाँ। पिन्ने को पकड़ना एक आर्ट है। वो जो पिन्ना पकड़ता है बंदा, वो सबसे मुश्किल तरीन काम वो करता है, चूँकि वो उस आसमान की तरफ नहीं देख सकता, वो अपने पिन्ने की तरफ ही देखेगा कि कब मेरी एक गोट मुकम्मल हुई तो मैं उसको दूसरा चेंज करूँ, साइड चेंज करूँ, फिर साइड चेंज करूँ। उसका ध्यान अगर पिन्ने से हटा तो आपका वो जो है ना उड़ाने वाला, वो उससे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी उससे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा मलिक साहब, एक और बात आपने भी जो बात की है कि जो लोगों को म्यूजिक सिस्टम पे पाबंदी है, तो जो लोग इंतजाम वगैरह करते हैं, क्या क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? उन्होंने लाउड स्पीकर पे तो मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। 12 नकाती एक जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने एक एजेंडा दिया है जिसमें यही है कि आप किसी पे हुटिंग नहीं करेंगे, हवाई फायरिंग नहीं करेंगे, आतिशबाजी नहीं करेंगे, और इस तरह की जो है लाउड स्पीकर वगैरह पे ये बिल्कुल पाबंदी। हाँ, ढोल रख ले, हाँ, ढोल जिसका वो किया तो ढोल आपको पता है ढोल वाले के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ढोल वाले डेफिनेटली उनको बेचारों को अब ढोल वालों का बिजनेस भी कम होता जा रहा है, बहुत कम है। वो आप देखें रात को अगर आप लिबर्टी जाएं या मुख्तलिफ इलाकों में, वो बेचारे बैठे होते हैं सर्दी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो इस तरह उनको भी एक्टिविटी मिली है और रोजगार जनरेट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अरबों रुपए की जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है, और लाहौरियों के लिए सामान कम पड़ गया था, लिहाजा 4 अजला से उन्हें कहा गया है कि वो यहाँ पे ला सकते हैं। और फिर QR कोड है, हाँ ये भी एक बड़ी पतंगों पे QR कोड है, गुड्डियों पे लगा दी, लेकिन QR कोड में कैसे वो करेंगे? अब मैंने एक पतंग उड़ाई, मेरा QR कोड वाला है, मेरी कट गई चली गई, अब उस बंदे ने उड़ाई, अगर वो बंदा को गलत काम कर रहा है तो QR कोड तो मेरे नाम का है, फंस तो मैं जाऊंगा। तो फिर ये एक टेक्निकल चीज है, इस पे समझ नहीं आई गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऐसा एक्शन लिया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये अभी तक चीज क्लियर अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो वो कटेगी भी, और वो कहीं और जाएगी। अगर वो कुछ इलीगल कर रहा है तो वो कर रहा है तो वो फंस वो जाएगा जिसके नाम का कोड जारी हुआ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने डोर गुड्डी बनाने वालों के रजिस्ट्रेशन का काम भी किया था, ठीक है, और तकरीबन 3,500-4 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन गवर्नमेंट अगर अपने पास जो उसने पकड़ी हुई हैं पतंगें सारा साल, जो कई सालों से पकड़ रहे हैं, वही अगर सेल कर देते कोड लगा के तो चलें, गवर्नमेंट की कुछ तो इनकम हो जाती, वरना तो वो ज़ाया हो जाएगी वो सारा कुछ। अब पेशावर में एक गुड्डे का रेट जो था वो 50 रुपये था एक तावे का। लोगों ने वहाँ से स्मगल किए, यहाँ आ गए किसी तरह के। अब किस तरह लाते हैं वो LEDs के बड़े बड़े जो होते हैं खाली डिब्बे, LEDs के डिब्बों में डाल के तो वो ले आते हैं इस तरह। अब आप देखें ना, अब ये काम खुद मसले करते हैं ऐसे ही, बस क्या करें, ये अपने लिए मसले खुद करते हैं। अब ये एक बिजनेस जनरेट हुआ है, इसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हुए हैं। आपको पता है कि जब 1 फरवरी को जब इन्होंने इजाज़त दी थी
बेचने की और ख़रीदने की। पहले दिन में लाहौर में एक मुख्तारज़ादे के मुताबिक 16 करोड़ रुपए की वो उस दिन डोर गुडी बिकी है, 16 करोड़ रुपए की की। सिर्फ पहले दिन। और इतना रश था कि तो लोग अभी तो आप अंदरूर नहीं जा सकते, मैंने सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब आप एक जाएं। काम के लिए जाना। भगवानपुरा में गुड्डी बाजार है, वहाँ जाएं, मोची दरवाज़ा है, अंदरून शहर है, आप नहीं तो जा वहाँ सकते? तो नहीं जा रश है सकते आप। बहुत। और वहाँ तो अब 100 से कम कोई बंदा क्या खरीदेगा, तो वो तो अब ये जो है ना लाखों में बसंत चली गई अच्छा, है एक अब घर। आई बिलीव कि मलिक साहब इसके बाद एक और ये भी सीन है कि अगर ये 3 दिन इंशाल्लाह खैर आफियत से ये फेस्टिवल हो जाता है, तो फिर अब ये हर साल की एक्टिविटी भी समहाउ वी हर कैन साल एक्सपेक्ट। की तो होगी, लेकिन अगर ये अल्लाह का करम हो और इस तरह का कोई वाक़या ना हो, इंशाल्लाह तो फिर ये गवर्नमेंट ने ये भी सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है कि ये मार्च के एंड पे भी 2 दिन के लिए मजीद बसंत लोगों को देंगे। हाँ जी 2 दिन और वो जी, क्यों? 2 दिन और वो मिलेगी किस जी। खुशी में? बस इसी खुशी में कि क्या आपने अच्छा कर ये लिया? आपने अच्छा कर लिया है। ओके। और फिर ये शायद दूसरे अजला तक भी जाए। हाँ, क्योंकि अभी तो सारा अभी तो लाहौर पूरा में पंजाब जो है वो लाहौर में आ रहा है। हाँ। और लोगों को अपने मेहमानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बात तो आपकी अब ठीक है। कराची से, कोयटा से, पेशावर से लोग यहाँ आ रहे हैं, और जितने सराउंडिंग वाले शहर हैं वो तो सारा दिन यहाँ होंगे। बिल्कुल। और ये खवातीन के लिए भी एक जो है ना त्यौहार तो है, वो कपड़े तो अपने बसंती चोले पहन लेंगी, वो जो है येलो कलर के बड़े हमने तैयारियां चल रही हैं। सर्वे किया है कि वो बड़ी तैयारियां चल रही हैं, और बड़े पकवान बड़ी बड़ी किस्म के जो हैं बारबेक्यूज़ के अलावा भी जो है आजकल चूंकि फ़िश का मौसम है तो उसके ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। होटलों में कमरे का जो है रेट है वो बढ़ गया है, जो पहले 8-9 हज़ार था वो अब 23-23, 24-24 हज़ार तक पहुंच गया है। इमेजिन। और लाहौर के बड़े होटलों ने तो ये काफिर भी कर दी है कि 22 हज़ार पर हेड, और आप एक दिन एक बंदे का। हाँ। और आप खाना भी वहीं खाएं, आपको एक डोर दी जाएगी, 10 या 12 आपको गुडियां दी जाएंगी, तो वो आप वहीं पे एंजॉय करें। सेलिब्रेट। वहीं से अच्छा मलिक celebrate साहब, करें। मैंने ब्रेक लेनी है, मैं जाते जाते कोई ऐसी चीज़ जो आप अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, ज़रा आवाम को देखिए, जो खिलाफ वर्जी करेगा, गवर्नमेंट के SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, एक तो ये उनका ये नुकसान होगा कि आइंदा गवर्नमेंट फिर आपको ये ऐसा माहौल फ्राहम नहीं करेगी आपके प्लेयर का। दूसरा जो है, आपको 3 से 5 साल तक सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक अपनी बसंत मनाएं, महफूज बसंत मनाएं। एक त्यौहार है, इस त्यौहार को इंजॉय करें, ताकि फ्रस्ट्रेशन के माहौल में, हर तरह के माहौल में गवर्नमेंट ने आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको एंजॉय करें बस, और महफूज बसंत बनाएं। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे की जान ना लें या उसको नुकसान ना पहुंचाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। अदनान मलिक साहब, ब्यूरो चीफ, हमारे बसंत के हवाले से बात कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त शहर के अंदर, लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन इस बात को मेक श्योर करें कि जो SOPs हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है आगे सस्टेन करें तो हम सबको कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे वदिया फातिमा से, जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली 15th जापानीज़ लैंग्वेज जो तकरीरी मुकाबला है उसमें जीत कर एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। वदिया ने ना सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज पर महारत का शानदार मुजाहरा किया, बल्कि अपने ख़यालात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी फ्लुएंसी के साथ और टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको बड़ा बेहतर करते हुए प्रेजेंट किया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्क भर में बड़ी अप्रिसिएशन भी मिली। और उनकी ये जो अचीवमेंट है इस बात का भी सबूत है कि आपको अगर शौक़ है, आप मेहनत करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जो सोचते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। इसी कामयाबी के तसलसल में जी वदिया को जापान में जो एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है, जो कि उनकी सलाहियतों पर इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस को भी समहाउ डिपिक्ट करती है। आज हम उनसे बात भी करेंगे, और ये जो जापानीज़ लैंग्वेज है कितना टाइम लगा इनको सीखने में और जो इस तरह से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वदिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Assalamualaikum, good morning. I'm fine.
वदिया, कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए। ये वाई जापानीज़ लैंग्वेज, ये ज़रा हमें बताएं। जापान पहले तो जापान से बात करते हैं। जापान का मुझे छोटे होने से शौक था, तो उसी रीज़न से फिर मैंने जापानीज़ भी लर्न करना शुरू कर दी। तो बेसिकली मेन रीज़न ही यही था कि लर्न करने का, कि मुझे जापान का बड़ा शौक था। क्या जापान में आपको क्या चीज़ अट्रैक्टिव लगती थी, या क्या अट्रैक्शन थी जो आपको बचपन से शौक था, और जिसने आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ कि आपने जापानीज़ लैंग्वेज सीखी भी और उसमें ये कंपटीशन भी विन किया? मैं तो छोटे होने से जापानीज़ कार्टून्स ही देखती आई हूँ, तो उनकी जब मैं वो देखती थी, उनके लाइक आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, तब से मुझे शौक है। और फिर जब मैंने ज़रा और उनके कल्चर को एक्सप्लोर किया, तो फिर मुझे उससे ज़रा ज़्यादा हुई उसमें शौक हुआ। ज़बरदस्त। तो वदिया, ये बताएं कितना टाइम लगा आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखने में? जब ये मेरा कॉन्टेस्ट हुआ था, तब मुझे अबाउट 3 मंथ्स हुए थे सेल्फ लर्निंग पे। तो एट दैट टाइम मेरी इतनी अच्छी नहीं थी जापानीज़, आई वाज़ स्टिल एट अ बिगिनर लेवल, लेकिन अभी भी मैं लाइक आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आप सेल्फ लर्न कर रही हैं और आपने किसी से सीखी नहीं है, या मतलब क्लासेस नहीं ली हैं, आप खुद से सीख रही हैं जापानीज़ लैंग्वेज? नहीं, मैंने एट दैट टाइम मैंने नहीं ली थी किसी से क्लासेस। तो अब आप ले रही हैं क्लासेस? यस। ओके। और वदिया, मुझे ये बताइए जो कंपटीशन था ये क्या था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, और आपने क्या चीज़ प्रेजेंट की, आपने कौन सी आपकी तकरीर थी, आपकी जो डिबेट थी वो किस हवाले से थी? जो पार्टिसिपेंट्स थे एट दैट टाइम, जो फाइनलिस्ट थे, दैट वर 24 थे, वरना अप्लाई 66 ने किया था। तो मेरी स्पीच जो थी, जो टॉपिक था, वो था माई ड्रीम, एंड मेरा ड्रीम इज़ टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके। और आपको कितने मिनट की आपकी स्पीच थी जिसको आपने प्रेजेंट किया, और इसमें क्या आपको प्लस पॉइंट मिला जिसमें आपकी आपको विन करने में एक आसानी हुई? मेरी स्पीच तो अबाउट 3 मिनट समथिंग की थी। मैक्सिमम लिमिट अराउंड आई थिंक 5 और 4 मिनट्स थी। एंड व्हाट आइड से कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट जिस चीज़ ने किया था, वो मेरे एक्सेंट ने किया होगा। एक्सेंट ने किया होगा। तो ये जो कंपटीशन है ये किस तरह से होता है, और हर साल होता है? जी, ये हर साल होता है। ये ओकायामा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस होस्ट करवाती हैं, खाके के नाम से। सो दिस वाज द 15th खाके, और अभी इस साल 2026 में फिर ये होगा सितंबर में 16th खाके। ओके ओके। और मुझे ये बताएं कि अब आपको स्कॉलरशिप भी मिली है, वो क्या है, और आप उस पर कैसे जाएंगी, पढ़ेंगी, कितने ईयर्स पे मबनी आपका ये कोर्स होने वाला है? मुझे स्कॉलरशिप मिली है फॉर लाइक इट्स अ पार्शियल स्कॉलरशिप, बट मुझे मिली है अक्रॉस 46 डिफरेंट कैंपसेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओकायामा यूनिवर्सिटी के। तो यस। सो क्या प्लान है आपका आगे, वदिया? मेरा आगे प्लान है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और मार्केटिंग साइड पे जाने का। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच वदिया, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। वदिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज में कंटेस्ट जीता है। उस हवाले से बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आजकल सोशल मीडिया पर हमें रिलेशनशिप की तस्वीर एक नई ज़बान संभव बोल रही है। रील्स की दुनिया में आपको हमेशा लव रिलेशनशिप्स में जो खुशी का एलिमेंट है, हमेशा सब चीज़ें परफेक्ट नज़र आती हैं, और हर वीडियो में रिलेशनशिप्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ज़िंदगी में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई मामूली मसाइल नहीं होते। और हकीकत ये है कि जो रील्स या एक जो फैंसी वर्ल्ड है और हमारी जो असल ज़िंदगी है, इसके दरमियान एक बड़ा गैप मौजूद है, और ये गैप सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बढ़ाता है। और बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स या कपल्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ्स को भी संभव बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। जहाँ रील्स में हमें हर चीज़ में हर आसान मुकम्मल सब कुछ परफेक्ट है,
वहाँ हकीकी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर बहस भी नज़र आते हैं, इख्तलाफात भी नज़र आते हैं और मुश्किलात, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम सोशल मीडिया की इस परफेक्ट पिक्चर या पिक्चर परफेक्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं, माप रहे हैं, और उसका नुकसान हमारे जो असल ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स है उस पर कैसे पड़ा है? क्योंकि आई बिलीव कि सोशल मीडिया ने हर चीज़ इतनी परफेक्ट दिखाना शुरू कर दी है, इवन आपकी पिक्चर से लेके आपका रिलेशनशिप। आई बिलीव मैंने रीसेंट टाइम्स में इतने सारे रिलेशनशिप्स जो कि सोशल मीडिया पे ऐसे लगता था कि ये इतनी परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हैं, और चंद महीनों के बाद मैंने उनकी सेपरेशन और उनके मसाइल सुने हैं, एंड आई वाज इन स्टेट ऑफ शॉक के हाउ कम दिस परफेक्ट कपल कैन गेट डिवोर्स्ड और गेट सेपरेटेड। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो आज हमने इस पे बात करनी है। सारा इसहाक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सारा, ये बड़ा एक इशू है, इसलिए भी है क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि हम सोशल मीडिया पे ऐसे कपल्स देख रहे हैं, ऐसी दोस्तियां देख रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स देख रहे हैं जो इतने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उस पर थोड़े अर्से बाद देखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर आप कोई भी अपनी आइडियलाइज सेल्फ इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको किताबों का इतना शौक नहीं है, लेकिन आप बुक स्टोर में जाएं, आप कुछ तस्वीरें उतारें और आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कुछ लोग जो हैं और बहुत सी अपने अंदर क्वालिटीज़ हैं जो मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्यूरेटेड और वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू वो इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जब मेरा उसमें एक ये लोगों के साथ मशवरा होता है कि आप गेट टू नो देम इन रियल लाइफ, कि वो इतने परफॉर्मेटिव, जब आप उनसे इन पर्सन मिलते हैं उन लोगों के से, कि तो आपको कोई इतना सब्सटेंस उनके अंदर नज़र नहीं आता, और बहुत ही ज़्यादा आपको वो गार्डेड भी नज़र आएंगे कि ह्यूमन लेवल पे आप उनके साथ ना कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि हमारे और इसके दरमियान बहुत फासला है, शायद मैं बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट हूँ और ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल दुनिया से एक इंसान है जो कि बहुत परफेक्ट है। यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम, कोई ऑथेंटिसिटी आपको उनके अंदर नज़र नहीं आती। तो एक परफॉर्मेटिव सी आपको एक चीज़ नज़र आएगी, लेकिन इसका हल ये है कि जब आप फैसिनेट हों उस चीज़ से, तो उन लोगों को गेट टू नो देम इन रियल लाइफ के वो हैं क्या, और आपको वो खोखलापन नज़र आएगा। फिर आपको होगा कि इनके पास देने को कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी एक्सटेंड नहीं करेंगे वो आपको। तो आपका वो फैसिनेशन वहाँ से फिर ना डिसएंचांटमेंट होनी शुरू हो जाती है कि दे आर नॉट फॉर मी। लेकिन सारा, अब उसमें एक फैक्टर ये भी है ना कि जो सोशल मीडिया पे हमें लोग नज़र आते हैं जो समहाउ आजकल के जनरेशन के लिए रोल मॉडल्स हैं, जो वो समझते हैं कि ये कितना आइडियलाइज करें इनको, कि देखें इनकी लाइफ में कितनी फैंसी है, कितनी आइडियल कपल है। अब नहीं पॉसिबल कि आप हर उस शख्स को जिसको आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे फॉलो करें, आप उसको असल ज़िंदगी में देखें या उससे एक्सपीरियंस करें या इंटरेक्ट करें, तो वो भी फिल्टर करना बड़ा मुश्किल है। उनके अंदर एक चीज़ है परफॉर्मेटिव है, ऑन स्टेज रिलेशनशिप हमारा चल रहा है कि अगर उस कपल ने वहाँ पे जाके सिंगापुर में तस्वीरें उतारी हैं, तो अब मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ कंपटीशन और एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी आ गई है कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी सिंगापुर जाना है। हाँ, तो वहाँ जाके सिर्फ अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पर्पज़ नहीं है, और ना ही रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है। उन्होंने सिर्फ वर्क करना है अपने इंस्टाग्राम ग्रिड के ऊपर कि वो इफ़ इट लुक्स गुड ऑन पेपर या इंस्टाग्राम के ग्रिड पे इट्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन जब आपस में वो कनेक्ट कर रहे हैं, कोई कनेक्शन या कोई वर्कअप नहीं है रिलेशनशिप के ऊपर। मैं ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखती हूँ। मैं खुद भी ये चीज़ पहले प्रैक्टिस करती थी कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो आई विल टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स और मैं कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन देन आई समहाउ रियलाइज्ड कि ये आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या आप अपने सिर्फ सोशल मीडिया पर। बट मैं अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती भी हूँ कि their travel diaries is all about Instagram and content. I don't know when they get time to spend with each other, या वो कोई चीज़ enjoy कब करते हैं। मुझे लगता है वो हर वक्त कंटेंट बना रहे हैं। होटल रूम में गए हैं, उसका बन रहा है, फिर आप कहीं भी जा रहे हो, खाना खाने तक की आप वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल। और वो सारी उनकी सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना एक्सटर्नल वैलिडेशन पे, अगर लाइक्स आ रहे हैं तो आई एम गुड इनफ। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक तो आप बना रहे हैं कंटेंट, चलिए आप वापस आए, आपने पोस्ट कर, नहीं, यू विल पोस्ट इट एट दैट टाइम। हाँ जी, मतलब आप बना भी रहे हैं, पोस्ट भी करें, कैसे? एक ना एडिक्शन भी है, और एक आपकी सेंस ऑफ सेल्फ भी रेगुलेट करता है सोशल मीडिया कि आई एम लुकिंग गुड, आई एम गुड इनफ। वो इंटरनली जनरेट नहीं हो रही सेंस ऑफ वैलिडेशन, वो एक्सटर्नल बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो उस वजह से एक उनके अंदर एक चीज़ आती है कि मैं फौरी तौर पे पोस्ट करूं और फौरी तौर पे लाइक्स आएँ, ताकि मेरी जो आइडेंटिटी है ना वो कंफर्म हो कि दैट आई एम डूइंग ग्रेट इन लाइफ।
लेकिन हम उस चीज़ को क्वेश्चन करने की बजाय ख़ुद को क्वेश्चन करते हैं कि मे बी हम जो है इम्परफेक्ट है, मे बी हम ही सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, बाकी दुनिया तो दे आर हैविंग अ गुड टाइम। लेकिन हम उस चीज़ को, क्यूरेटेड चीज़ को इतना क्वेश्चन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस को डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, ना कि ख़ुद को हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। करें डीकंस्ट्रक्ट, कैसे करें सारा? कि इतनी ट्रेजेडी गिवन है लाइफ का, सफरिंग इज़ गिवन, तो ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि बिहाइंड द सीन्स आपने लॉन्ड्री भी करनी है, आपके झगड़े भी होने हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बर्तन किसने करने हैं, ये भी इश्यूज़ आने हैं। तो दैट इज़ रियल लाइफ। जो आपके घर में मसले हैं, आई बिलीव वो सबके घरों में सेम मसले हैं। बिल्कुल। किसी के फैंसी तरीके से सॉर्ट होते हैं, किसी के देसी तरीके से सॉर्ट होते हैं। बेसिक तरीन सर्वाइवल के मसाइल हैं जो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन वो पेडेस्टल पे बैठ के वो शायद ये शो कर रहे हैं सोशल मीडिया वाले कि मतलब वी आर अबव दोज प्रॉब्लम्स, ये सिर्फ बेसिक लोगों के मसाइल हैं, हमारे मसाइल नहीं, हम तो बहुत लवी डवी लोग हैं। लेकिन वी नीड टू क्वेश्चन इट कि जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ट्रेजिक है और उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग और अजियत मौजूद है। ये नॉर्मल नहीं है चीज़, बल्कि या एग्जैक्टली दैट्स नॉट नॉर्मल कि आपकी कभी, मतलब आई बिलीव कि हम सब कहीं ना कहीं उस इतने फैंसी वर्ल्ड में गुम हो गए हैं। लेकिन सारा अब उसमें एक और फैक्टर भी है कि हमारी जो जनरेशन, हम मेरे बाद की जो जनरेशन है, अब वो बच्चियाँ वो उन सारे कपल्स को देखती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनकी ट्रैवल, एवरीथिंग दे आइडियलाइज इट। अब हर एक की कैपेसिटी नहीं है उतनी, यू नेवर नो कि वो किस तरीके से मैनेज करके जा रहे हैं। शायद वो भी इतने हैंड टू माउथ हो, बट जस्ट टू शो वर्ल्ड दे आर मैनेजिंग समहाउ। बट अब वो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी बच्चियों में या लड़कों में भी इवन हाई हुई है, ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कों को लग रहा है कि जो बेगम है वो बहुत मॉडल, हर वक्त परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, खाना बिल्कुल परफेक्ट बनाई। लड़कियों को लग रहा है कि मर्द हमेशा इमोशनली अवेलेबल है, दे आर आउट टू सेव अस और हमें सब कुछ देंगे, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। तो वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और उससे दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सटेंडिंग, दे आर नॉट वर्किंग ऑन रिलेशनशिप्स, या अपने ऊपर भी काम नहीं कर रहे कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैंने अचीव कैसे करनी है। वो बिल्कुल चीज़ नहीं रही। तो इस पे क्या वर्किंग कर सकते हैं एज अ पेरेंट भी, या समहाउ एज इंडिविजुअल्स भी, एज एडल्ट्स भी, कि हमें किस तरह से अपनी पर्सनालिटी पे और इन चीज़ों में इतना उलझना नहीं है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ है, कोई बाहर वाली चीज़ों पे तो इतनी डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे 4 लोग वैलिडेट कर, 4 लोग भी नहीं है, वो पूरा दुनिया वैलिडेट करे सोशल मीडिया, तब मुझे एहसास होगा कि आई एम गुड इनफ, मैं फेमस हूँ या मैं इंटेलिजेंट हूँ। तब आपकी वो आइडेंटिटी, तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन बाहर से हटा के ना थोड़ी इंटरनली जनरेट करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, अपनी हॉबीज़ में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके वहाँ से सेंस ऑफ सेल्फ हमारी कंफर्म होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक क्यूरेटेड वर्ल्ड में मैंने अपने आप को डाला है, अपनी एक आइडियलाइज्ड इमेज, नाउ आई डोंट हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। क्योंकि रियल लाइफ में अगर मुझे वैलिडेशन चाहिए तो मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी इंटेलिजेंट होने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया में ये हिसाब नहीं है। तो इन द एंड सारा हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, कुछ भी कहना चाहें? मेरा सिर्फ यही एक चीज़ है कि आप अपनी सेंस ऑफ वैलिडेशन, सेंस ऑफ सेल्फ जो है इंटरनली वैलिडेट करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्यूरेटेड वर्ल्ड है उसको डीकंस्ट्रक्ट करना सीखें कि जो ट्रेजेडी और सफरिंग है और बेसिक ह्यूमन कंडीशन और सर्वाइवल है ना, वो उससे कोई भी ऊपर नहीं है। एवरीबडी इज़ एक्सपीरियंसिंग इट। तो उसको देखकर ये ना समझें कि दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम या इनको कोई चीज़ सफ़र नहीं करवाती। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। सारा साथ हमारे साथ मौजूद थी जी। और बड़ा एक अच्छा मैसेज ये है कि जो कुछ आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं वो सब ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी ऐसी रियलिटी चेक्स हैं जो आपको आम ज़िंदगी में मिलते हैं। और जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सबकी लाइफ इतनी फैंसी, परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है। सबके मसाइल होते हैं, सब उसको कोप अप करते हैं, किसी का मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। सो इसमें अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर ना करें, ये इस बात का क्रक्स है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, शब बारात के हवाले से बात करेंगे। इस्लामी कैलेंडर की एक अहम और बड़ी बाबरकत रात है जिसे रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश की रात भी कहा जाता है। ये रात ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की इनायत की अलामत भी समझी जाती है, जिसमें बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं और आने वाले वक्त के फ़ैसले अल्लाह के हुक्म से नाफिज भी किए जाते हैं। इसीलिए इस रात के हवाले से अगर हम बात करें तो इबादत, इस्तग़फ़ार, दुआ और इनको खुसूसी अहमियत हासिल है। उलमाए कराम के मुताबिक शब बारात हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने, दिलों को कीना और नफ़रत से पाक करने और अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक मौका भी फराहम करती है। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस बाबरकत रात को महज रवायती अंदाज में गुजारने की बजाय इसकी असल जो रूह है और उसके मकसद को समझ कर अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी पे आज हमने बात भी करनी है कि शब बारात की अहमियत, इसके दुआ और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि रवायती अंदाज में मनाना और इसकी असल रूह को समझना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें। मैं चाहूँगी शब बारात की अहमियत के हवाले से भी आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन शाबानुल मुअज़्ज़म में शब बारात के हवाले से गुफ्तगू करना ये एक सादत का बायस है। अल्लाह ताला आपकी और आपके सारी टीम की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। इस तरह के खैर के मौज़ूआत पर बात होती रहनी चाहिए। शाबान की ताज़ीम के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपना महीना करार दिया है, और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को इस ख़ास अंदाज़ में इज़्ज़त दी और इसकी बहुत सारी दीगर अहमियतों और हैसियतों के साथ साथ इसकी इस रात के हवाले से यानी इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ जाया करती है। हम ये जानते हैं और इस बात से आगाह हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह की ख़ास रहमत जो है वो उसकी मखलूक की तरफ जो है वो वारिद होती है। ख़ास रहमत जो है वो लोग अल्लाह की मखलूक को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। और वो 5 रातें कौन सी हैं जिनमें दुआएँ कबूल की जाती हैं, रहमतों के ख़जाने अता किए जाते हैं, मग़फ़िरत के पैगाम जो है वो जारी किए जाते हैं, दायमी आफ़ियत जो है उसका फ़रमान रहमत जारी होता है। 5 रातों में पहली रात जो है वो शब जुमा की रात है। हर शब जुमा जो है, जुमे से पहले की जो रात होती है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी मकबूल और पसंदीदा रात है, उसमें की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। फिर रजब की पहली रात, 15 शाबान की पहली रात, 15 शाबान की रात, और फिर दोनों ईदैन जो हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उनकी रातें जो हैं उनसे पहले की जो रातें हुआ करती हैं, जो अमूमी तौर पर हम ईद की शॉपिंग और तैयारी और चांद रात के नाम पर बाज़ारों में गुजार देते हैं। अल्लाह के यहाँ वो इबादात के हवाले से बड़ी अजीम शान रातें हैं, उनमें परवरदिगार आलम की तरफ से फरमान रहमत जारी किया जाता है। तो इन 5 मुतबरक रातों में से एक रात जो है वो शाबान की 15वीं जो है वो रात है, जिसे हम उर्फ़ आम में शब बारात कहते हैं। शब बारात का मतलब ये होता है कि एक ऐसी रात जिसमें लोगों को निजात दी जाती है। कसरत के साथ सीरत के अंदर जब हम देखते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अहादीस के ज़ख़ीरे को जब हम जांचते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि 10 से ज़ायद असहाब ने मुख्तलिफ़ मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की अहमियत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जो है वो हम तक मुंतकिल की है, इसकी अहमियत बयान की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फरमाई कि ये जो 15वीं शाबान की रात हुआ करती है, अल्लाह के यहाँ इसकी कदर व मंजिलत ये है कि परवरदिगार आलम जो है वो अपनी मखलूक को मुखातिब करता है, और हर वो शख्स जो मग़फ़िरत तलब करता है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है, सिवाय 2 लोगों के। एक वो जो शिर्क पर कायम हो जाए, यानी शिर्क को तर्क ना करना चाह रहा हो, और दूसरा वो जो अपने भाई के लिए दिल में कीना रखता हो। उसके अलावा हर कोई वो शख्स जो मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह उसके लिए मग़फ़िरत के ख़जाने जो है उनको अता कर दिया करता है। और फिर हम इसके ज़ैल में जो दीगर अहादीस हैं उनमें जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से ये हदीस हम तक पहुँचती है। कहते हैं मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत देते हुए ये फरमाया, तवज्जो दिलाई कि शाबान का जब की तारीख़ जब आए तो इसकी रात को अल्लाह की इबादत में गुजारो, और जो इसका दिन है उसे रोज़े के साथ रहो। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फरमाई कि जिस दिन ऐसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है, यानी जैसे आज रात शुरू होगी मगरिब की नमाज के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे तो हर रोज़ रात के आखिरी पहर में
पहले आसमान पर इजलाल फरमाता है अपनी शान के लायक। लेकिन ये वो अजीम शान रात है कि जिस रात में पहली यानी तुलू होते ही, गुरूब होने के साथ ही जैसी रात शुरू होती है, मगरिब के फ़ौरन बाद परवरदिगार आलम पहले अर्श पर आ जाता है और 3 निदाएं बुलंद की जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें ये कैसे बेहतरीन पैकेजेस हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस रात की निस्बत से हम तक पहुँचते हैं। पहली निदा जनाब अली करमुल्लाह करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली निदा जो मखलूक की तरफ मुखातिब होती है अल्लाह की तरफ से वो ये है कोई हमसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसको मग़फ़िरत अता की जाए। फिर दूसरा निदा बुलंद होती है कोई हमसे अपनी तंगदस्ती दूर करने के लिए, अपनी मुसीबत परेशानी को दूर करने के लिए हमसे मदद तलब करने वाला कि उसकी मदद की जाए। और आखिरी बात है कोई हमसे दायमी आफियत हासिल करने वाला, यानी जो नेमतें हैं उनके मिल जाने के बाद उनके कायम रहने के लिए, हमेशा की उन नेमतों का अपने साथ रखने के लिए हमसे कोई दुआ तलब करने वाला। परवरदिगार आलम कहता है कोई हमसे ऐसी आफियत तलब करे ताकि हम उसे ये आफियत अता करें। और कहते हैं कि सुबह की तुलू होने वाला जो सूरज है उस तक ये निदा जो है वो बुलंद होती रहती है। और मखलूक़ात में से जो जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है इन 3 चीज़ों के साथ, इन 3 सवालों के साथ अपनी तौबा लेकर पेश होता है, तो अल्लाह उसके लिए इन 3 चीज़ों पर अपने वादे के मिस्दाक, अपने दावे और कौल के मिस्दाक जो है वो फरमान रहमत जारी करता है और उसे अता करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आपने बात की है, कोई ऐसे अमाल भी होते हैं, ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी अभी गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा और आपने बड़ा बेहतर अंदाज में इसको एक्सप्लेन भी किया, ख़ास अमाल भी कहा जाता है कि ऐसी दुआएं मांगें या ऐसे अमाल किए जाएं इस रात को तो उसकी फ़जीलत और अहमियत बहुत बढ़ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हदीस मैंने अभी हदिया की इसमें ही बहुत बुनियादी बात है कि सबसे पहले तो तौबा अपनी पेश की जाए अल्लाह के बारगाह के अंदर। जब किसी नेमत के हुसूल के लिए बंदा पहुँचे तो मैं ये समझता हूँ कि दीन का मिजाज हमें ये बात बताता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये अमल पहुँचता है कि अपनी कामिल तहारत के साथ पहुँचे, यानी बदनी तहारत भी हो और रूह की तहारत भी हो। रूह की तहारत क्या है? जैसे जिस्म की तहारत के लिए पानी ज़रूरी है ना, इसी तरह रूह की तहारत के लिए तौबा ज़रूरी है। सो इस्तग़फ़ार के एहसास के साथ अल्लाह से भी माफ़ी तलब करे और अल्लाह की मखलूक से भी माफ़ी तलब करे। क्यों कि परवरदिगार आलम अपने मामलात में बड़ा सखी और फयाज है। एक लम्हे की नदामत जो है वो साबका सारे गुनाहों को जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हुकूक के ज़ैल में है, हुकूकुल्लाह के ज़ैल में है, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। लेकिन बंदे के साथ बंदे का जो मामला है, बंदे के हाथ से बंदे के साथ जो की जाने वाली हक तलफ़ी है, दिल आज़ारी है, उसकी किसी जगह पर जो है वो दिल शिकनी है, उसका मामला अल्लाह ने बंदे से तौबा पर, माफ़ी पर, उससे माजरत पर जो है वो मौकूफ़ कर रखा है। सो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका ये है कि इस रात में दाखिल होने से पहले अपने मोहब्बत और कुर्बत के, बिलखुसूस हुर्मत और कुर्बत के वो रिश्ते जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे उसने सलूक पर बहुत वादे का ऐलान भी कर रखा है और उनके साथ कहीं हमारे मामलात में कमज़ोरी हो तो उस पर बड़ी सख्त वईद भी मौजूद है, उनसे तौबा तलब की जाए, अपने आप को पाक किया जाए और नदामत के एहसास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को पेश किया जाए, सुपुर्द कर दिया जाए और परवरदिगार आलम को मुखातिब करके ये कहा जाए कि मालिकुल मुल्क, तेरे महबूब रसूल की वही में धुली ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुँची कि तू आज की रात अपनी मखलूक के लिए रहमत के फरमान जारी करता है। हम अपनी तमाम तर नदामत और लाचारी के साथ, अपनी तमाम तर शर्मिंदगी के साथ और आइंदा इस तरह का अमल न करने के पुख्ता वादे के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हो गए हैं। अब अपनी शान के लायक अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ वो उसने सलूक कर जो अपने महबूब बंदों के साथ किया करता है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम तक इस रात के मामूलात के हवाले से सरकार दो आलम का तरीका जो है वो हम तक पहुँचता है। वो कहती हैं कि मैं एक रात बेदार हुई और ये शाबान की 15वीं रात थी और कहती हैं कि मैंने देखा कि सरकार दो आलम अपने काशाना रहमत में मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। मैं बेचैन हुई, हुजूर की तलाश में बाहर निकली तो मैंने देखा हुजूर जन्नतुल बकी के अंदर सरे अक़दस जो है वो सरबा सजूद किए हुए अल्लाह से राज़ो न्याज कर रहे हैं। जब मैं करीब पहुँची तो कहती हैं कि सरकार ने मुझे मुखातिब करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से किसी हक तलफ़ी का खदशा था? तो कहती हैं कि मैंने मुस्कुरा के कहा कि ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे दिल में गुमान गुजरा कि शायद आप किसी और ज़ौजा के काशाना रहमत पर तो नहीं तशरीफ़ ले गए। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें अंदाज़ा है कि आज की रात, यानी ये जो 15 शाबान की रात है, इस रात अल्लाह जो है वो अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो होता है, पहले अर्श पर आता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियाँ, उन बकरियों पर के जिस्म पर मौजूद जो बाल हैं उनकी तादाद से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाता है। अब आप तसव्वुर करें कि अरब ख़ुद जो हैं वो गलाबानी में माहिर थे, बकरियों चराना उनका तकरीबन हर घर का पेशा था।
और उन सारे यानी मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला कबीला बनु कल्ब था। और उनकी बकरियों की शनाख्त ये थी कि उनकी बकरियां जो हैं उनके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते थे। तो हुजूर ने ये मिसालिया इसलिए पेश किया कि अंदाज़ा, और फिर जब हुजूर ने कहा ना कि उससे ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है अल्लाह, तो इससे अंदाज़ा लगाएं अब कितनी ज़्यादा फरमाता है ये अल्लाह की तादाद अपने पास है। सो इन सारी बातों से हम तक ये पहुँचता है कि अल्लाह की, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से हम तक ये बात पहुँची कि आपने अपने मरूमीन जो हैं उनको भी याद रखना है। कब्रिस्तान में हुजूर का तशरीफ़ ले जाना ये हमें अंदाज़ा, एक एहसास दिलाता है कि हमें जो अपने मरूमीन हैं उनको भी याद रखना है, उनके लिए दुआएं खैर करनी है। जो उनकी कब्रों तक पहुँच सके वो वहाँ पहुँचें, जो नहीं पहुँच सकते तो वो अपने मकामात पर बैठ कर उनके लिए कोई कार खैर करें, कोई ऐसे सदका जारिया का एहतमाम करें, इसाले सवाब का एहतमाम करें कि उनकी कब्रों में भी वो रहमत पहुँचे और राहत का बायस बने। और फिर दूसरे दर्जे पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबीन न्याज अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद करके अल्लाह से राजो न्याज कर रहे हैं। तो हम तक ये पैगाम पहुँचता है कि इस रात को ये जो हमारे यहाँ लगवियात हैं, पटाखे हैं, बाकी चीज़ें हैं, और सच्ची बात है मुझे इजाज़त दें कहने की कि किसी दर्जे पर ये जो हमारे यहाँ पकवान की भरमार है और ये जो रोशनियाँ और चरागा, किसी हद तक तो इसकी गुंजाइश रोशनी की और बाकी चीज़ों की निकल सकती है। पटाखे और ये चीज़ तो वाकई वैसे ही इस्लाम के मिजाज के इंतहाई खिलाफ, बल्कि बिल्कुल बरक्स चीज़ है। इससे हमें असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो अचानक इन अजीम दिनों की और अजीम रातों की लम्हात करीब आते हैं, मुआशरे के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं, ये भी शैतान की तरफ से हमारे दिल में डाली जाती हैं ताकि लोग अपने उस वक्त को इन चीज़ों में बर्बाद कर लें। और वो जो अल्लाह से रहमत, बख्शिश और मगफिरत, रहमत समेटने का एक वक्त है, वो इस तरह की लगवियात की नज़र हो जाता है। और नतीजतन हम महरूमी के साथ ऐसी रातें जिनमें इस दर्जे की रहमत नाजिल हो रही होती है, उनसे भी हम महरूम हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस के ज़ैल में जो हम तक बातें पहुँची, उनमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह हर तरह के बंदे की तौबा कबूल कर लेता है, सिवाय किन की। वो जो मैं बहुत सारी अहादीस का मजमूआ खुलासा मफहूम के तौर पर पेश कर दूँ, उनमें मुशरिक का कमो बेश हर हदीस में तस्करा मौजूद है। फिर जो आदमी अपने रिश्तों के साथ कतई रहमी करता है, दिल में किसी के लिए कीना रखता है, मुस्तकिल बदकारी का शिकार रहता है, शराब नोशी का शिकार रहता है, और एक बड़ी अहम बात, अपने मिजाज में जो शख्स, हदीस के अल्फाज हैं कि जो अपनी तहमत जो है उसे टखनों से नीचे करता है। असल में ये अलामत थी अरबों के यहाँ, जो किसी कबीले का बड़ा सरबराह हुआ करता था, जितना बड़ा कबीले का सरबराह होता था इतना बड़ा फ़ख्र होता था। और उस फ़ख्र की अलामत क्या होती कि उसकी जो तहमत हुआ करती, उसका कपड़ा जो होता वो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन तक लटका होता, गोया वो तकब्बुर की वजह से होता और वो तकब्बुर की अलामत होता। तो हुजूर ने जो जिन अलामात का इजहार किया कि जिनकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, यानी जिनके लिए फरमाने रहमत नहीं जारी होता ता वक्ते कि वो पुख्ता तौबा ना कर लें, उन 5 मुख्तलिफ लोगों में से एक वो भी है जो अपने दिल से तकब्बुर को इस रात को ख़त्म नहीं करता। सो मैं ये समझता हूँ कि इस रात में अल्लाह के साथ भी अपने मामलात में आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह की मखलूक के साथ मामलात में भी आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। अपने दिलों को कुशादा करें, लोगों के लिए, लोगों को माफ़ करें, लोगों से माफ़ी तलब करें, दिलों को साफ़ करें और ज़िंदगी को अल्लाह की अतात में देते हुए अल्लाह की रज़ा की तरफ सफ़र अपना जो है वो जारी रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे शब बारात के हवाले से। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। बसंत के हवाले से हम बात करें, जहां पर इसकी फेस्टिविटी के हवाले से लाहौर शहर को सजाया गया है और प्रॉपर तैयारियां चल रही है, वहीं पर पंजाब हुकूमत जो है अंदरून लाहौर में बसंत के हवाले से आगाही मुहिम भी चला रही है। चाहे वॉक्स हो, मुख्तलिफ कैंपेन्स हों, बाइक सेफ्टी हो, हर तरह की अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। और हुकूमत का कहना यही है कि जो आवाम है अगर वो कोऑपरेट करेगी हुकूमत के साथ तो ये फेस्टिवल बेहतर और ऐसे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा। आगाही मुहिम के हवाले से या किस तरह से आगाही दी जा रही है शहरियों को, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन बता रहे हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं अहमद हसन और आज मैं मौजूद हूं लाहौर के दिल्ली गेट में।
बसंत की आमद है और अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में लाहौरियों जो हैं बसंत के हवाले से भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं दिल्ली गेट, और यहाँ पर जो है वो सेफ्टी के हवाले से भी जो इंतज़ामिया है उसने स्टॉल्स लगाए हैं। अभी हम आपको उसका भी विज़िट करवाएंगे। शहरी भी इंजॉय कर रहे हैं और इंतज़ामिया भी जो है शहरियों को गाइड कर रही है। तो क्या यहाँ पर सूरत हाल है, कैसा चल रहा है, ये सब आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त अब दिल्ली गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त जो है वो सेफ्टी रॉड लगाने का काम जारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन वलीद को कहूँगा कि अगर इधर दिखा सकें तो यहाँ पर जो है ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पोस्टर्स भी अवेजा किए गए हैं जिसमें बसंत मनाएं लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। इसमें जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं तो आपको सेफ्टी रॉड लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा छतों पर भी हिफाजती इक़दाम लाजमी करार दिए जा रहे हैं। अब हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर ये सेफ्टी रॉड्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सेफ्टी रॉड्स हैं जो यहाँ पर मुफ्त बांटे जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इनसे पहले भी बात की तो ये काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर शहरियों को सेफ्टी रॉड मुफ्त लगा के दे रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सेफ्टी रॉड लगाए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत का ये इनिशिएटिव था, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का देख रहे हैं और अब तक कितने ये जो हैं तकसीम किए जा चुके हैं? जो लोगों का तो बड़ा जोशो खरोश है जी, बड़े जोशो खरोश से आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है 25 साल बाद ये इवेंट आया है और जो हमारे पास स्टॉक 8000 का स्टॉक आया है। 8000 में से हम तकरीबन 7000 लगा चुके हैं। 1000 हमारे पास पड़ा हुआ वो हम साथ लगा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये रॉड तो लग रहे हैं, साथ अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं कि छतों के हवाले से या ट्रैफिक प्लान के हवाले से, वो भी बता रहे हैं? सर अपना जो अफसरान बाला की तरफ से हमें हदायत मिली हैं, जिनके ऊपर ये रॉड नहीं होगा उनके चलान होंगे। ये इनकी सेफ्टी के लिए हैं। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है इनको पंजाब इनको फ्री दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर आपने ट्रैफिक पुलिस अफसरान की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये आवाम की सेफ्टी के लिए और आवाम के लिए ही ये मुफ्त बांटे जा रहे हैं। थोड़ा सा आवाम को भी जो है वो इसमें साथ देना पड़ेगा। बसंत मनाएं, खुशी का त्यौहार है, बड़े सालों बाद आ रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये त्यौहार देखा ही नहीं है, तो ज़रूर मनाएं, लेकिन इसमें जो है सेफ्टी का भी इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल करके रखें। हाँ जी बिल्कुल, आपको अभी हमने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से बात की, उन्होंने बताया कि ये किस तरह बांटे जा रहे हैं। शहरियों से भी बात करते हैं, ये लाहौरी हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा रॉड आप लगवा रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि बसंत के हवाले से क्या तैयारी की गई है, क्योंकि आप लोगों ने तो देखी होगी, काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बसंत नहीं देखी, तो उस हवाले से क्या तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के साथ? सब तैयारी कर रहे हैं। टिक्के वगैरह का प्रोग्राम है, गुड्डी डोर ख़रीद रहे हैं, अभी मिली नहीं है, एडवांस बुकिंग जारी कर दी, हम करवा दी हुई है, जिसकी वजह से अब टाइम आएगा तो फिर एंजॉय करेंगे। अच्छा और भी बात करते हैं, यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा सेफ्टी रॉड आप लगवा रहे हैं, बसंत के हवाले से भी कोई तैयारी की गई है और क्या प्लान है, दोस्तों के साथ करेंगे या फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे? सर फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है, तो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ जो है बसंत मनाएंगे। दूसरा जो रॉड लगा रही है गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छी सेफ्टी का जो है वो हर इंसान जो है वो महफूज होगा। जो भी सवारी जो सफ़र पे निकलेंगे जो लोग, तो वो सारे सेफ़ होंगे। ये अच्छा इकदाम है। हाँ जी बिल्कुल, देखें लोग खुश हैं, कहते हैं कि अच्छा इकदाम है और लाहौरी जो है वो कोई भी फेस्टिवल हो उसको जाने नहीं देते और खूब इंजॉय करेंगे। और बसंत जो है वो तो निकली ही लाहौर से थी और लाहौर में ये बंद हुई और अब इसका आगाज़ भी लाहौर से किया जा रहा है। तो भरपूर तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है, सेफ्टी रॉड्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा शहरियों को जो गिला नज़र आता है वो इस हवाले से नज़र आता है कि एक तो डोरें इंतहाई महंगी हैं, पतंगें महंगी हैं, तो शहरियों ये कहना है कि इसमें भी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, अगर इनकी कीमतें कम हो जाएं तो शहरी ये कहते हैं कि इस जो त्यौहार है बसंत का उसको भरपूर तरीके से अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे। आज बिल्कुल देखें हमने आपको सैर कराई जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं दिल्ली गेट में। इसके अलावा भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये स्टॉल्स लगाए गए हैं। ख़ास तौर पर सेफ्टी जो है वो बाइक के ऊपर, उसके लिए ये रॉड्स शहर भर में दिए जा रहे हैं। और पंजाब हुकूमत का यही कहना है कि बसंत आवाम के लिए, आवाम इसको भरपूर तरीके से मनाए। लेकिन जैसे आप मेरे अकब में ये पोस्टर देख रहे हैं कि हिफाजत जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए शहरियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जितने सरकारी इदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 112 है, सिटी ट्रैफिक है, पुलिस है, उनके साथ भी ताउन करें। अब कुछ ही दिन रह गए हैं बसंत में, हम भी मनाएँगे, आप भी मनाएँ, लेकिन हिफाजत के साथ।
बसंत बनाएं लेकिन हिफाजत के साथ। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। लेकिन जाते जाते कल हमने आपको लाहौर के शाही किला के अंदर मौजूद जो तारीखी मकामात हैं उनकी रेस्टोरेशन के हवाले से आपको बता रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दानिश मनीर। उसी का सिलसिला है, उसको आगे बढ़ाते हैं। आप ये देखिए, मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको लो का मंदिर कहा जाता है और इसको लो से मंसूब किया जाता है। लो बेसिकली लॉर्ड रामा के बेटे थे और कहा जाता है कि उनके 2 जुड़वा बेटे जो कसू और लो थे उनके नाम पे कसूर और लाहौर के शहर आबाद हैं। हम लोगों ने जब अपनी रिसर्च शुरू की तो इनिशली हमें तो इसका आइडिया नहीं था कि ये यहाँ एग्जिस्ट करता है, बट वंस अभी रीच ये 16 फुट की फ्लोर लेवल पे तो हमें ये नज़र आ गया। हम दूसरे तारीख़ी मुकाम पर मौजूद हैं जिसे सिख हमाम के नाम से जाना जाता है। ये शीश महल के बिल्कुल साथ मौजूद है। इसकी भी अरसर नौ तामीर की गई है। मुख्तलिफ इसके जो तारीख़ी पहलू हैं उसके मुताबिक उसको बहाल किया गया है। मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे किस तरह से काम किया, आइए उन्हीं से जानते हैं और देखते हैं। आर्किटेक्ट मिस सलमा नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस सिख हमाम को कैसे जो है वो बहाल किया गया और इसके किन किन पहलू जो पहले से मैम मुतासिर थे, आपने इसकी रिहेबिलिटेशंस की है, कितनी मुश्किलात जो है वो देखनी पड़ी और जब ये बहाल हुआ है तो अब कैसा फील होता है आपको? ये बेसिकली अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ तो ये बेसिकली बना मुगल दौर में था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। फिर लेटर जब सिख आए तो उन्होंने इस एरिया को, इस पवेलियन को कन्वर्ट कर दिया एक हमाम के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक टैंक है। और फिर यहाँ पे इनिशियली जब मुगल दौर था उस टाइम पे दिस वाज कनेक्शन टू द समर पैलेस, जो कि इसके नीचे एक पूरा एक पैलेस बना, उसके साथ इसका कनेक्शन था। बट लेटर उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से इस पवेलियन को हमाम में मुंतकिल कर दिया। उसके साथ साथ आपको जितनी भी पेंटिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, ये सारे सिख दौर की पेंटिंग्स हैं, जो उनके जो फ्लोरल पैटर्न्स हैं उनसे ये डिटरमिन होता है कि ये सिख दौर की ही पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा इसमें जो हमारा काम होता है वो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। उस पूरे पवेलियन को हमने प्रॉपर्ली आर्किटेक्चरली इसको डॉक्यूमेंट किया, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन की। जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद इसको 3 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक तो इसकी स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि किसी भी इमारत का स्ट्रक्चर सही ना हो तो उस पर कोई भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगी। तो हम लोगों ने इनिशियली इसका सर्वे किया कि इसका स्ट्रक्चर इफ़ इट्स गुड टू वर्क तो हम इसके सरफेस पे काम करें, बाकी जो इसके हिस्से हैं उन पे काम करना शुरू करें। तो हमें थोड़ा सा इनके जो जिसको कहते हैं हमाम, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी व्यूअर्स को दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये चलता था, क्या इसका प्रोसेस था। या तो एक जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा था वो था कि हम इसको स्टडी करें कि हमाम कैसे फंक्शन होता है, दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया कि कैसे हमाम चैनलाइज होता था। तो पहले तो इसके छत पे रूफ टॉप पे देयर इज अ वाटर टैंक, हाँ उसके साथ देयर इज अनदर टैंक जो कि कनेक्टेड है, जो कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस जगह में। सो दिस इज द अदर टैंक। और इस टैंक के नीचे एक फर्नेस बना हुआ है जिसके थ्रू आग जलाते थे और पानी पूरा गर्म होता था। उसके बाद फिर इस फॉसेट के थ्रू पानी इस टैंक तक आता था। बेसिकली ये था उस दौर का हमाम, जहाँ पे बादशाह आके जो सिख जो एम्परर था वो आके नहाता था। तो हाँ, उसके साथ कनेक्टिविटी में 3 निशेस आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर भी गर्म पानी के फाउंटेन्स थे। उसके साथ साथ जो गर्म पानी को गर्म पानी का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर एक वेंट पाइप नज़र आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने स्टीम के आउटलेट के लिए उन्होंने वो पाइप डाली थी। इसका ये मतलब है कि, और हमें एविडेंस मिला है इस टैंक के अंदर जो कि दूसरा टेराकोटा का पाइप इस डायरेक्शन में आता है, तो वो इन 3 फाउंटेन्स को कनेक्ट करता है। फाउंटेन्स को देख सकते हैं, ये देख लें, ये अपनी ओरिजिनल हालत में एक फाउंटेन है जो कि हमें मिला था। तो ये फाउंटेन है और ऊपर की जानिब इसका वेंट पाइप है। और फंक्शन के तहत यहाँ तक पानी पहुँचता था उस इसी तरह ये 3 हिस्से। हाँ बिल्कुल इसी तरह तीनों हिस्से फंक्शन होते थे और तीनों के अंदर वो गर्म पानी के फाउंटेन्स थे। उसके साथ साथ आपको ये जो शुड आई टॉक अबाउट द पेंटिंग्स, तो साथ में आपको जो पेंटिंग नज़र आ रही है, जो जब हमें इनिशियल ये हमाम मिला था तो वो इस हालत में नहीं था अभी जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे जितनी पेंटिंग्स है वो
कुछ आधे मिटे हुए थे और कुछ बने हुए थे और उनकी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि ओवर द टाइम जो पानी पूरा, जो बारिश का जितना भी पानी होता था वो सीप डाउन होता था, छत में से पूरा पानी नीचे आ रहा था। उसने खराब, हाँ, दीवारें उसने सारी ख़राब की थी, ये सारा चिप ऑफ हुआ था। इनिशियल हमने पूरी पेंटिंग्स की कंडीशन असेसमेंट की, उसके बाद जिसको इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन कहते हैं कि हमने उसको इमरजेंसी स्टेबलाइज किया, जो कि हमें लग रहा था कि ये चिप ऑफ होकर अभी गिर जाएगा, तो हमने उसको स्टेबलाइज किया। जो जितना भी पुराना पार्ट था उसकी क्लीनिंग की हमने। क्लीनिंग के बाद हमें जो एविडेंस साइट पे मिला, जैसे कि हाफ ऑफ इट वाज लाइक हाफ इसका पूरा नहीं बना हुआ था उस दौर में, उस जिस टाइम हमें मिला था, तो हमने उसके बेसिस पे इसके पैटर्न्स को रिक्रिएट किया और आधा बनाया। अब तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो गिल्ड का था, जो कि सोने का जो वो जो गोल्ड लीफ होता है इसके थ्रू ये सारा बना हुआ था। इस टको के ऊपर पूरा गिल्ड हुआ था, जो कि वाज कम्प्लीटली गॉन, और एजेस में कॉर्नर्स में हमें हल्का हल्का सा गोल्ड लीफ इस्तेमाल हुआ था, जो कि हमें नजर आया। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया। उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ओरिजिनल सोने का गोल्ड लीफ आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने 6 महीने के लिए उसको टेस्ट किया कि वो मटेरियल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, आया वो काला होता है नहीं होता। अक्सर क्योंकि गोल्ड लीफ काला हो जाता है अगर आपका सही मटेरियल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमने गोल्ड ही लगाया या उसके जैसा कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया? नहीं, हमने प्रॉपर यहाँ पे गोल्ड लीफ को इस्तेमाल किया, वो भी ओरिजिनल। और हम लोगों ने 6 महीने तक उसको टेस्ट किया कि वो मटेरियल के साथ रिएक्ट होकर काला तो नहीं होगा। तो हमने पहले प्रोटोटाइपिंग की और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इन तीनों को रिक्रिएट किया। तो ये तीनों वहीं सेम फाउंटेन्स चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो आगे आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इनिशियली जब उन्होंने अड्डरा बनाया तो दिस वॉज कनेक्टेड। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा होता होगा, उसके निशान हमें मिलते हैं, तो इसके थ्रू वो कनेक्शन थी। बट बाद में किसी दौर में उसी सिख पीरियड के दौरान ही उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया और उस एलिवेशन पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जो कि बहुत खूबसूरत और नायाब पेंटिंग्स हैं। तो इसके साथ साथ इसमें आपको ये आतिशदान नज़र आता है, जो कि फायर प्लेस है, जो कि हमें नज़र आता है उसके परली तरफ, जो कि एक उसका वेंट पाइप उस तरफ जाता है, जो कि स्मोक का एक आउटलेट है। तो ये भी इसी पवेलियन का हिस्सा है और हमने इसके ऊपर जितना भी स्टको वर्क है उस सबको रिस्टोर किया। ये वो गेट था जिससे ये तासुर दिया जाता है कि ये अठतरे को कॉन्टेक्ट करता है। हम गेटवे नहीं बोल सकते, लेकिन हमें इस तरह के निशान मिलते हैं कि दिस वाज कनेक्टेड टू अड्डरा। जब अड्डरा बना तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड वो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि बादशाह यहाँ से गुजर के अड्डरा के अंदर जाते हैं। अजी, ये सिख हमाम से मुतालिक जो है वो बड़ा ब्रीफ किया है मैडम सलमा नूर ने। इनकी जानिब से यहाँ पर तमाम तर आर्किटेक्ट काम किया गया, इसको दोबारा से बहाल किया गया और जल्द ही इसको देखने वालों के लिए खोला भी जाएगा और यहाँ पर तमाम तर मालूमात भी मैसर होंगी। और अभी हम चलते हैं अशतरा की जानिब, जहाँ पर राजा रंजीत सिंह जो है वो बैठ कर दरबार लगाया करते थे और मसाइल जो है वो लोगों के सुना करते थे। तो आइए आपको अशतरा की सैर करवा दें। इस वक्त तीसरा मुकाम जो है वो अठदरा पर मौजूद है। इस मुकाम पर महाराजा रंजीत सिंह दरबार लगाया करते थे और उनके दरबार में आने वाले फरियादियों की गुफ्तगू सुनी जाती थी, उनके मसाइल सुने जाते थे और उनको हल किया जाता था। मेरे अक़ब में देखा जा सकता है, मेरा कैमरामैन शहबाज अगर आपको दिखाए तो ये वो मुकाम है जिसको प्रिजर्व किया गया है, इसको महफूज बनाया गया है। संगमरमर और सुर्ख पत्थर के इम्तजाज से इसको सजाया गया है। इस तारीख़ी मुकाम को उसी तरह बहाल किया गया जिस तरह इसकी तारीख़ी हैसियत मौजूद थी। इस सुर्ख पत्थर पर काम करने वाले आबिद से जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इस पर और किस तरह से इसको दोबारा से पुरानी हालत में बहाल किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं। अशतरा के मुकाम पर इस सुर्ख पत्थर के ऊपर जो नक्शो निगार है वो जिस कारीगर ने अपने हाथों से इसको तैयार किया है उनसे जानते हैं। आबिद साहब, कैसे मिजाज हैं आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पत्थर पे ये नक्शो निगार ऐसे ही मौजूद थे या आपने खुद तैयार किए? जी सर, ये जो मुग़ल तर्ज का हमारे पास काम होता है ना, हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। जो मुग़ल तर्ज है, जो पुराना पत्थर जिस जगह से हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है, हम उसी की कॉपी करते हैं। कितना वक्त लगा आपको इस पत्थरों को इसी तरह तारीख़ी हैसियत में बहाल करते हुए और उसके ऊपर नक्शो निगार बनाते हुए? ये मुझे तकरीबन 1994 से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुग़ल जितनी भी मोनूमेंट हैं उन सब में मैंने काम किया है। इस मुकाम के ऊपर काम करते हुए कितना टाइम? इस मुकाम पे मैं तकरीबन हमारे ये 4 से 5 माह लग गए। 4 से 5 माह में अगर आपको दिखाऊं
तो ये देखिएगा, ये पुराना स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये नए स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है। ये पत्थर जो पुराना जो कि नाकिस हालत में था उसको नुमाइश के लिए यहाँ पे महफूज रखा गया ताकि आने वाले देख सकें कि किस हालत से इसे निकाल कर दोबारा से बहाल किया गया है। हम इसके ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर वाले मुकाम से दिखाते हैं, अर्शदरा के मुकाम पर, कि उस तारीख़ी मुकाम पर जहाँ महाराजा रंजीत सिंह दरबार लगाते थे और साइलिन की मसाइल सुनते थे, उनकी गुफ्तगू सुनते थे और उनसे बातचीत करते थे। उस मुकाम पर कैसा व्यू जो दरबार के तौर पर दिया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ऊंचा मुकाम जिसको तख्त किसी हैसियत के तौर पर देखा जाता है, इस मुकाम पर महाराजा रंजीत सिंह बैठा करते थे और ये आगे पूरा जो है वो दरबार सजा करता था। यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं हैदर, उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह इसको बहाल किया। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कितना वक्त लगा है, पहले कैसा था और अब कैसा दिखाई देता है और कितनी मेहनत लगी आपको? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पे दरबार लगाया करते थे अपना, तो इस जगह की बड़ी इम्पोर्टेंस है सिख कम्युनिटी के लिए। तो ये एक किले का एक नेगलेक्टेड पार्ट था, जहाँ पे काम इतना पहले नहीं किया गया था। तो फर्स्ट टाइम ये यूएस एम्बेसी ने फंड किया आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर को कि वो इस मॉन्यूमेंट को तरफ तवज्जो दें। इसमें जो सबसे मेजर इशू था वो हमें वुड की जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डिके था। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो कस्टमाइज वुड थी, जो इसके साइज़ से 17 फीट से ज़्यादा लंबे वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। हमारी जो प्रोक्योरमेंट की टीम है उन्होंने बड़ी रिसर्च और मेहनत से इस वुड को अरेंज किया, इन साइज़ के लॉक्स को। उन लॉक्स को मिलने के बाद हमने जो फ्रेजाइल वुड हो चुकी थी उनको नए दीवार के बीम से रिप्लेस किया ताकि स्ट्रक्चर को यकजान किया जा सके। स्ट्रक्चर को यकजान करने के लिए अगर हम दिखाएं भी, ऊपर वाली जो छत है ये बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स के इम्तजाज से आपने इनको रंगीन किया हुआ है। इस पर इसको दोबारा बहाल करने में कितनी मेहनत लगी है और कितना वक्त जो है वो आपको इसके ऊपर लगा है? जैसा कि आप जानते हैं कंजर्वेशन का जो काम है प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी टाइम दरकार होता है, काफ़ी कॉस्ट भी दरकार होती है। जो ये छत का जिक्र किया इसे हम तरसीम बंदी कहते हैं। ये वुड की रूफ होती है स्पेशल और ग्लास, उसके ऊपर पेंटिंग की गई थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि इस पेंटिंग को, छत को बचाते हुए ऊपर से स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। उसके लिए हमने हैंगिंग बीम्स की टेक्निक थी, जो पुराने बीम्स थे उनके साथ हमने न्यू बीम्स को टाई अप किया ताकि उसको महफूज रखा जा सके। सबसे बड़ी दीवार की क्या ये जाहिर है महाराजा रंजीत सिंह की कोट थी स्पेशल उनके बैठने की जगह। तो उस वक्त के सिख आर्टिशंस ने इसको बड़ी मेहनत से गिल्ड के साथ कार्व किया, गिल्ड पेंटिंग की इसके ऊपर, जो कि जिसके निशानात आपको अभी भी महफूज नज़र आते हैं। तो लकीली ये ग्रेफिटी और इन चीज़ों से बची रही, लोगों की एक्सेस से बची रही, तो इसलिए काफ़ी हद तक महफूज है। हमने सिर्फ इसको क्लीन किया है और इसको प्रिजर्व किया है। बड़े खूबसूरत नक्शो निगार मौजूद है, बल्कि इसके ऊपर तो पूरे वो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसमें कुछ ख़वातीन के भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उस वक़्त का जो कल्चर है उसको भी देखा गया है और ये बड़ा प्यारा गोल्ड कलर के साथ इसको सुर्ख रंग के साथ इम्तजाज किया गया है। तो इस पर भी मज़ीद को वर्क करने का प्लान है या इनको बस इसी तरीके से इसको बरकरार रखा जाए? मैं भी कुछ टाइम बाद बाहर से, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बड़ी स्पेशल पेंटिंग है जो कि मार्बल के ऊपर गिल्ड पेंट किया गया है। तो पाकिस्तान में इस तरह की एक्सपर्टीज़ कम है, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई आएंगे बाहर से एक्सपर्ट, वो इसके ऊपर काम करेंगे। हमने इसको वक्ती तौर पे प्रिजर्व कर दिया। वक्ती तौर पे आपने इसको प्रिजर्व किया है। ये वो हमाम के वो जो दो हिस्से हैं, ये वो हैं जिनके ज़रिए वो आप जो बता रहे थे पहले कि ये इसको इसके ज़रिए गर्म पानी हासिल किया जाता था इन दो मुकामात पर जो सिख हमाम है उसके ऊपर। इस तरीक़ी इन तीन तारीख़ी मुकामात को जिस तरह से प्रिजर्व किया गया है, उनकी तारीख़ी हैसियत को कायम रखा गया है, ये एक बड़ा काम है तारीख़ी मुकामात को महफूज करने का। जैसा कि प्रोजेक्ट इंजीनियर हैदर हमें बता रहे थे, इस अर्शदरे के मुकाम से मुताल्लिक़ यहाँ पर एक अरसा लगा है इस मुकाम को बहाल करने का, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह सिखों के बड़े मकबूल जो है वो रहनुमा रह चुके हैं और पंजाब में दरसे तक सिखों की हुकूमत कायम रह चुकी है। तो शाही कला में जिस मुकाम पर वो बैठ कर दरबार लगाया करते थे उसको अर्शदरा के नाम से याद किया जाता है और इस मुकाम के ऊपर उसको दोबारा से बहाल किया गया और इसको विज़िटर्स के लिए भी जल्द खोला जाएगा। इन तीनों मुकामात को, जिसमें लुह का मंदिर है और उसी के साथ सिख हमाम है और ये अर्शदरा मुकाम, इन तीनों मुकामात की तारीख़ी हैसियत को
दोबारा से जो है वो बहाल कर दिया गया है, जिसमें वर्ल्ड सिटी के इश्तराक से आगा खान सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की जानिब से US एम्बेसी की फंडिंग के ज़रिए जो है वो इन तारीख़ी मकामात को बहाल किया गया है और इनकी तारीख़ी हैसियत को बहाल करते हुए देखने वालों को, शायकीनों को और तारीख़ से लगाव रखने वालों के लिए कई अरसे तक इनको कायम दायम रखने से मुताल्लिक़ यहाँ पर काम मुकम्मल